स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड चैप्टर। सॉलिड चैप्टर में हमने पहले भी सॉलिड चैप्टर उठाया था, ठीक है, तब और अब इस वाली जब सॉलिड चैप्टर उठा रहे हैं उसमें हम दो ही प्रॉपर्टी पे ध्यान दे रहे हैं। सॉलिड चैप्टर तो बहुत बड़ा है, हमने ये चैप्टर तब भी देखा था जब 11th में थे, ठीक है, तब इलास्टिक प्रॉपर्टी पे ध्यान दिया था। अब हम बात कर रहे हैं सॉलिड के शेप की, किसकी शेप की। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बात करूं क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस, ये दो कैटेगरी है सॉलिड की, ये किस बिहाफ पे है, किस चीज पे, कि शेप कैसी है, रेगुलर या इरेगुलर। तो मेन बात हम क्रिस्टलाइन की करेंगे इस चैप्टर में। अब देखो, अगर मैं सॉलिड के स्ट्रक्चर की बात करूं तो दो तरह की कैटेगरी आती है, एक क्रिस्टलाइन और एक अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन की शेप फिक्स्ड होती है, मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, हाई लैटिस एंथैल्पी होती है। अमॉर्फस में सब कुछ नहीं होता। अमॉर्फस की शेप फिक्स्ड नहीं होती। अमॉर्फस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो वेरी करता है, शार्प नहीं होता, ठीक है। इनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। कैसा रेंज ऑर्डर होता है? शॉर्ट रेंज। और इनकी लैटिस एंथैल्पी भी कम होती है, ठीक है। लैटिस का मतलब भी स्ट्रक्चर ही होता है। अब बात कर रहे हैं हम क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर की। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है क्या और इसको एनसीईआरटी कैसे दिखाती है, जरा ध्यान दो। ये देखो एनसीईआरटी में लॉन्ग रेंज ऑर्डर कैसे दिखाई दे रहा है आपको। देखो अब यहां पे आपको ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है एक लंबी लाइन, एक जैसे मॉलिक्यूल्स की। तो ये एक फिक्स्ड शेप है। कैसी शेप है? फिक्स्ड शेप, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है इसको अगर आपको समझना हो तो ऐसे समझो जैसे आपकी क्लास में, स्कूल में असेंबली में बच्चे खड़े होते हैं, वो कैसा ऑर्डर है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और अगर वही बच्चे रिसेस में होते हैं तो कैसा होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। वो लाइन में तो नहीं खड़े होते ना रिसेस में। तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर और लॉन्ग रेंज ऑर्डर का डिफरेंस है, जरा ध्यान दो। देखो, तो ये आपकी शॉर्ट रेंज ऑर्डर और ये है आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक। अब इसमें ये है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है, ये है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है? उसका जो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको एनसीईआरटी में देखूं तो ये देखो, ये, ठीक है, ये कौन सा वाला एग्जांपल है? रिसस वाला। रिसस में बच्चे हैं। अब आप उसको कहीं से भी देख लो, वो सब जगह से एक जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। रिसस वाले बच्चे कैसे दिखाई देते हैं? सब जगह से एक जैसे। लेकिन असेंबली में जो बच्चे खड़े होते हैं, जैसे अगर मैं यहां से देखूं या यहां से देखूं तो फर्क दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं, अगर कोई मेरा जो व्यू है वो यहां से है तो मुझे सिर्फ ये बच्चा दिखाई दे रहा है, इसके पीछे के दिखाई नहीं दे रहे। अगर मैं यहां से देखता हूं तो मुझे सब दिखाई दे रहे। जो जो अलग जगहों से अलग दिखाई दे उस शेप को कहते हैं एनिसोट्रॉपिक। कैसी शेप? और जो सब जगह से एक जैसा दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? आइसोट्रॉपिक। बात ठीक है गलत है? तो आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक में फर्क पता चल गया। अब वो यहां कहता है जो मोटे मोटे डिफरेंस है यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में और अमॉर्फस सॉलिड में, वो किस चीज के? एक शेप का। क्रिस्टलाइन सॉलिड की शेप डेफिनेट होती है और अमॉर्फस की इररेगुलर। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट का मैं बता चुका हूं, इसका शार्प होता है और इसका रेंज में होता है, ठीक है। क्लीवेज प्रॉपर्टी, तोड़ना, कट करना। अगर मैं इसको कट करूं शार्प एज, किसी शार्प एज टूल से, तो ये स्प्लिट होंगे दो पीसेस में, ठीक है। और जो नई जनरेट होगी सरफेस वो बहुत प्लेन होगी। कैसी होगी? और यहां जो कट होंगे वो उतने शार्प नहीं होंगे, वो अमॉर्फस होंगे। जो अमॉर्फस होते हैं वो रफ होंगे। कैसे होंगे? रफ। अब मेरी बात सुनो, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो मिश्री से। मिश्री खाइए, है ना। अगर उसको कट करके तोड़ते हैं तो वो बहुत शार्प एज से स्प्लिट होती है, तो इसका एग्जांपल मिश्री हो सकता है। इनकी शेप इरेगुलर रहती है, याद रहेगा। इसकी शेप कैसी रहती है? इरेगुलर।
और इनमें सरफेस जो बनती है नई वाली वो प्लेन और स्मूथ होती है। हीट ऑफ फ्यूजन, अगर आप इसके लिए इसको हीट करोगे और इसको फ्यूज करना चाहोगे, यानी कि फिर वो इसको मेल्ट करना चाहोगे, इसको हीट करके इसको फ्यूज करके इसको मेल्ट करना चाहोगे, तो आप ये देखोगे कि हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट है, ठीक है, फिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक है। और यहां पर डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। इनकी हीट ऑफ फ्यूजन कैसी होगी, ये भी वेरिएबल, ठीक है, जैसे 240 से 260 हीट ऑफ फ्यूजन। आगे एनिसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक क्या है, ये नेचर है उसका कि ये किस तरीके से दिखाई देते हैं। क्रिस्टलाइन एनिसोट्रॉपिक है और अमोर्फस आइसोट्रॉपिक है। अमोर्फस हर जगह से एक जैसे ही दिखाई देते हैं और क्रिस्टलाइन हर जगह से अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। अब बारी आती है ऑर्डर की। अगर मैं आपसे बात करूं किस ऑर्डर के हैं, तो क्रिस्टलाइन कैसे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब एक के पीछे एक के पीछे एक, ऐसे कितने लगे होंगे, काफी सारे लगे होंगे, एक लॉन्ग रेंज बनी हुई होगी। ये लॉन्ग रेंज किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। और अमोर्फस का छोटी छोटी रेंज होगी, ठीक है, ठीक है, छोटे छोटे गुच्छे बने होंगे। तो अमोर्फस और क्रिस्टलाइन फर्क पता चल गया। खत्म करें इस कहानी को, आगे चलते हैं। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ सॉलिड की। अगर मैं उनकी शेप पे उनका क्लासिफिकेशन करूं सॉलिड्स का, तो पहले कौन से आते हैं आपके, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन कौन से हैं आपके पास, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाने वाले। नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाने वाले। अब जरा ध्यान दो, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये ऐसे सॉलिड हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हेल्ड करते हैं वीक डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए पोलर नेचर का मतलब, इसका मतलब देखो, पोलर नेचर, बात को समझो, ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 4 से 7 की तरफ इसकी पोलैरिटी जा रही है और यहां पर भी 4 से 7 की तरफ इसकी पोलैरिटी जा रही है। इसका नाम क्या है, डाइपोल। ये तो अब आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में डाइपोल बनता है, बोलो। तो यहाँ पे कितने डाइपोल दिखाई दे रहे हैं आपको, 2। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, उल्टी। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे। तो ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक। अच्छा, अब जरा इसको देखना, H से O की तरफ पोलैरिटी जा रही है, क्यों, O के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन नेगेटिव है यहाँ पे, ज्यादा नेगेटिव, O। O की तरफ पोलैरिटी जा रही है और नेट पोलैरिटी भी ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये कैसा है, पोलर नेचर का है। कैसा नेचर का है, कोई गलत बात है। पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल समझ में आ गया आपको सबको। अच्छा, अगला, अब ये क्या है, अगर O और H के बीच में, H और F के बीच में, N और H के बीच में कोई एडिशनल बॉन्डिंग हो, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, क्या कहे, तो वो कहलाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल। तो यहां पर हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड की 3 ही कैटेगरी करी, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले, ठीक है। अब देखो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो जिनके बीच में डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स होती है। अब आप कहोगे डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स क्या है, जरा देखो, ये 2 एटम है या मॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर,
एटम। कैसे एटम है? नॉन पोलर। कैसे एटम है? अगर मैं इन नॉन पोलर एटम या मॉलिक्यूल को एक दूसरे के पास रखूं और ये थोड़ी देर में इंड्यूस कर जाए, क्या कर जाए? थोड़ी देर में क्या कर जाए? तो इंड्यूस करने के बाद ये थोड़ी देर बाद ऐसे दिखेंगे। पहले क्या खास बात थी? पहले इन दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर सेम था, ये कोसेंट्रिक थे पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से हो, ये क्या है? ये क्या है? पहले डाइपोल थे? नहीं, पहले नॉन पोलर थे, अब डाइपोल बन गए। ठीक है, पहले कैसे थे और अब कैसे हैं? तो आप इसको कह सकते हो ये अभी अभी इंड्यूस हुए हैं। तो कैसी इंटरेक्शन बनेगी? इंड्यूस डाइपोल, या दूसरा नाम क्या है इसका? लंदन फोर्स। ठीक है, या डिस्पर्सिव फोर्स। कैसी फोर्स? तो इस चीज का ध्यान रखना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में डिस्पर्सिव फोर्स होगी। कौन से मॉलिक्यूल्स में? नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब डिस्पर्सिव फोर्स। डिस्पर्सिव फोर्स बोलो, लंदन फोर्स बोलो, या डाइपोल इंटरेक्शन बोलो। डाइपोल नहीं है ये, इंड्यूस डाइपोल है। ठीक है, क्लियर? एक और चीज पकड़े, ये था तुम्हारा। अब ये क्या है? ये पहले से ही पोलर नेचर के है, पहले से ही। तो इनमें कैसी होगी? ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, तो इनमें होगी डाइपोल इंटरेक्शन। और इनमें बॉन्डिंग कैसी होगी? ये कैसे मॉलिक्यूल कहलाएंगे? पोलर मॉलिक्यूल। कैसे मॉलिक्यूल कहलाएंगे? अब जरा ध्यान देना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड वो सॉलिड हैं जो जिनमें एटम या कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास जाता है और इंड्यूस करता है और एक डिस्पर्सिव फोर्स लगाता है। ठीक है, ये सॉलिड थोड़े सॉफ्ट होते हैं, ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। ये सॉलिड कैसे होते हैं? थोड़े सॉफ्ट होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट और यूजुअली ये लिक्विड या गैसियस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे और नॉर्मल प्रेशर पे। याद रहेगी बात? अच्छा, अगर मैं आपसे पोलर मॉलिक्यूल की बात करूं तो पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स हैं जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रखते हैं, क्योंकि पहले से ही डाइपोल बना चुके हैं, है ना? डाइपोल, दो डाइपोल है, प्लस माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आएगी। तो डाइपोल इंटरेक्शन थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इंड्यूस डाइपोल से, तो ये थोड़े से हार्ड भी होंगे। ठीक है, तो these solids are soft and non-conductor of electricity. Their melting point are higher than those of non-polar molecule. तो ये उससे थोड़े से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, उससे थोड़े से ज्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, यहां पर HFON का होना जरूरी है। ठीक है, फोन, FON को फोन बोलते हो ना, उसके साथ हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तीसरी बात, ये मॉलिक्यूल थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उससे इनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा पहले वालों से। अब देखो, द मॉलिक्यूल ऑफ सच सॉलिड कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन H और FON. Strong hydrogen bonding molecules of such solids like H2O, they are non-conductor of electricity. Generally, they are volatile liquid or soft solid under room temperature. ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, किसी ने कंडक्ट करी इलेक्ट्रिसिटी इन तीनों में से? क्यों? कंडक्टर ही नहीं है इनके पास, चार्ज कैरियर नहीं है। चार्ज कैरियर होता है आयन। मैं किस सॉलिड की बात कर रहा हूं? मॉलिक्यूलर सॉलिड की। वो कैसे सॉलिड होंगे? आयनिक सॉलिड। तो इलेक्ट्रिसिटी कौन अच्छी कंडक्ट करेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड या आयनिक सॉलिड? अब फिर ये तुम्हारे असर्शन और रीजनिंग बेस में क्वेश्चन बनेंगे, तो थोड़ा ध्यान दे लो, ये पूरा पैरा इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी से पढ़ के रखना है। अब जो भी आपकी क्लास हुआ करेगी उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पूछूंगा ये सारी बातें।
ठीक है, नहीं तो क्लास में एंटर नहीं करने दूंगा। आगे देखो, अब जरा इन दोनों को देखना बेटा, आयनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में पहले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या थे? या तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल या एटम। क्या थे? मॉलिक्यूल या। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? आयंस। तो आयंस आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द आयनिक सॉलिड। सच सॉलिड आर फॉर्म्ड बाय थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन बाइंडेड बाय स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई दे रही है, वहां पे कैसी थी? हिडन फॉर्म में थी। वो जो डाइपोल बना रहे थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल कर रहे थे। आगे, दीज सॉलिड्स आर हार्ड, ये अच्छे खासे हार्ड होते हैं, ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, दे हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? काफी हाई होता है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? काफी अच्छा। अच्छा, आयंस है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं आपसे मेटेलिक सॉलिड की। अच्छा, नाम में मेटल आ रहा है, मेटल में आप दो चीजें दिमाग में रखेंगे, क्या? पॉजिटिव कर्नल और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? पॉजिटिव कर्नल और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पहले तो हम ये समझ लिए होता क्या है, ये पॉजिटिव कर्नल क्या है, या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। देखो, पहले आप मुझे बताओ, एटम समझ में आ रहा है आपको? देखो, ये एक एटम है, एटम है। इस एटम के अंदर ना कई सारे शेल हैं। ठीक है, ये बीच में है न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है? वैलेंस शेल। अच्छा, वैलेंस शेल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो होना जरूरी है, अगर एक भी नहीं हुआ तो वो शेल ही नहीं होगा, उसके बाद वाला वैलेंस शेल बन जाएगा, उससे पहले वाला जो अंदर वाला है। तो ये आपका वैलेंस शेल है। ये क्या है आपका? एक्सेप्ट वैलेंस शेल, जो पार्ट बचेगा उसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव कर्नल। तो आपका जो एटम होता है वो क्या होता है? एटम होता है पॉजिटिव कर्नल प्लस वैलेंस, याद रहेगा, वैलेंस शेल कवरिंग का काम कर रहा है। कर्नल नहीं जानते आप जो भी फल वगैरह खाते हो, बादाम खाते हो, तो बादाम की गिरी, गिरी वर्ड सुना है कभी? ये तो बहुत सुना होगा। तो बस ये एटम की गिरी है, याद रहेगा। ठीक है, कर पॉजिटिव कर्नल का मतलब क्या है? एटम की गिरी, याद रहेगा। अच्छा, एटम में सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर मिल जाए तो क्या बनेंगे? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वापस आ जाओ। अच्छा, मेटेलिक बॉन्ड में जो मेटेलिक सॉलिड है उनके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल्स होंगे, तो वो कह रहा है मेटल्स आर ऑर्डरली कलेक्टेड ऑफ पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरली किसका हिस्सा होते हैं? वैलेंस शेल का। किसका? अब तो आप सेमीकंडक्टर थोड़ा सा पढ़ के आ भी चुके हो फिजिक्स में, तो आप जानते हो कि सारे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते वैलेंस शेल के। जो कंडक्शन बैंड में होते हैं वो फ्री होते हैं। कौन से होते हैं? ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, ये इलेक्ट्रॉन्स ना मूवेबल होते हैं काफी अच्छे, एंड आर इवनली स्प्रेड आउट थ्रू आउट द क्रिस्टल, और ये बराबर बटे हुए होते हैं पूरे क्रिस्टल में। ईच मेटल एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स दिस सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अब आप कहोगे जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन का समुद्र है करता क्या है? यही हीट कंडक्ट करता है, यही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये चार्ज कैरियर का रोल प्ले करता है। किसका रोल प्ले करता है? तो अब जरा ध्यान दो, आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ये आपके एटम है मेटल के। ठीक है, अगर हर कोई अपना एक एक इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट करे, मैं इलेक्ट्रॉन को रेड कलर से दिखा रहा हूं, तो क्या एक पूरी लेयर बन जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और इसको हम कहेंगे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एटम के ऊपर है। समझ में आया? ठीक है, कम से कम एक, दो भी कर सकता है। ठीक है, हर एक एटम एक कंट्रीब्यूट करेगा।
और ये एटम जो मैंने बनाए इतने खुले नहीं होते, बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं सॉलिड की फॉर्म में। तो यहाँ पे खरबों इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? तो आप ये कह सकते हो मेटल जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अच्छा, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल ये वाली बात बता दी। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, these electron flow through the network of positive ion. Similarly, when the heat is supplied, आ गया वही बात। तो ये किसके अच्छे कंडक्टर हैं? हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। ठीक है। Another important characteristic of the metal is their luster and color. ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है यहां पर आप ये भी चीज का ध्यान रखो कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अब आप पढ़ चुके हो डी ब्लॉक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेटेलिक कैरेक्टर के लिए, मैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करने वाले मेटेलिक सॉलिड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी रखेंगे? आयन जिसका एक एग्जांपल है। बात ठीक है गलत है? ठीक है। अब बारी आती है आपसे कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड की बात करने की। अब कोवेलेंट क्या है? अच्छा, यहां पर बॉन्ड कैसा होगा? कोवेलेंट आयन्स होंगे यहाँ पे ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? एटम। क्या होंगे? एटम। अब एटम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, आयन्स क्या, वो सॉरी, बॉन्डिंग होगी कोवेलेंट, और यहां पर अच्छी खासी लंबी रेंज बनेगी, जुड़ते चले जाएंगे और ये बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे। A wide variety of crystalline solid of non-metals result from the formation of covalent bond between the adjacent atom throughout the crystal. They are also known as, अच्छा giant molecule क्यों कह रहा है? क्योंकि मैं बता रहा हूँ यहाँ काफी लंबी लाइन बन जाती है। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट, ठीक है। अब वो कह रहा है कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग भी होता है और डायरेक्शनल नेचर का भी होता है, इसलिए एटम जो है वो हेल्ड करते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपनी। ठीक है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपके पास डायमंड, और वो हार्डेस्ट भी है। ठीक है। ग्रेफाइट इसका एक एग्जांपल है। अब आप कहोगे भैया आप कार्बन के पीछे क्यों पड़ गए? आप कार्बन के एलोट्रॉप बताए जा रहे हैं, क्योंकि कार्बन बहुत अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड कौन अच्छा बनाएंगे? टेट्रावैलेंसी वाले। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड कौन अच्छा बनाएंगे? जो शेयर करना चाहते हैं। क्या फर्स्ट ग्रुप और 17th ग्रुप बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड, या कोवेलेंट कंपाउंड, या कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स? नहीं, वो तो आयनिक बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, और ये नॉन मेटल भी है। हाँ, तो कोवेलेंट बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड भी नहीं बनाएंगे, जो ऊपर बता रखा था। आगे डायमंड इसका एग्जांपल दे रखा है, एक बार इसको रीड करोगे तो आपको पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ध्यान देना है इस टेबल पे। ठीक है। इस टेबल को जल्दी से रीड करो, मैं आपको 5 मिनट का गैप दे रहा हूं, इसको रीड करो पूरा। अब इस टेबल में आपको याद क्या क्या रखना है, आपको ये लर्न करनी है बेटा पूरी टेबल। मैं बार बार बोल रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में आते ही सुनूंगा। अब क्या लर्न करना है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हैं आपके, जो बॉन्डिंग है उसकी अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी है। जैसे नॉन पोलर में आप डिस्पर्सिव या लंडन फोर्स नाम लोगे। ये आपके इस टेबल में से आपके 1 मार्कर जैसे छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद बारी आती है क्रिस्टलाइन लैटिस की या यूनिट सेल की। जरा ध्यान दो। अब हम बात करेंगे क्यूब की। किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, क्यूब होता 3 डायमेंशनल है। क्यूब का मतलब आपका कमरा, ये रूम। ठीक है। अब ये मत कहना भैया इसकी लेंथ वगैरह बराबर नहीं है, थोड़ा सा अंदाजा ले लो। अच्छा, इस कमरे में कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर है। फेस या दीवारें कितनी है? 6 फेस है। कितनी दीवारें हैं? 1 2 3 4 5 6। 4 दीवारें तो साइड्स में, और एक ऊपर छत, और एक नीचे फ्लोर। 6 दीवारें हो गई। एज कितने? एज मतलब इसकी साइड्स, ये जो ये सीधी सीधी साइड है, कितनी है? 12। कितनी है? डायगोनल कितने? फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल। ठीक है। इस कमरे में हर एक दीवार पर 2-2 डायगोनल है, उस दीवार को हम फेस कह रहे हैं। तो टोटल कितने डायगोनल हो गए? 12। टोटल कितने डायगोनल हो गए? तो यहाँ पे फेसेस कितने हैं? 6। और हर फेस पे कितने डायगोनल है? 2। तो 6 दूनी, तो 12 तो डायगोनल ये हो गए। बॉडी यानी कि जो की बॉडी के डायगोनल है वो क्या है? एक फेस से सामने वाले फेस के
ऑपोजिट पॉइंट से ऐड कर जोड़ दो, ठीक है। अगर मैं एक दीवार लेता हूं और उसका एक पॉइंट लेता हूं और उसको जोड़ देता हूं दूसरे पॉइंट से, ठीक है, तो हाँ उसके नीचे वाले पॉइंट से, इस दीवार के ऊपर वाले पॉइंट को उस दीवार के नीचे वाले पॉइंट से, दोनों ऑपोजिट दीवारें हैं और उनके पॉइंट भी ऑपोजिट जोड़े जाएंगे, तो कितने बनेंगे? 4। कितने बनेंगे? 1 2, 2 इधर के ऊपर और उधर के नीचे, और 2 उधर के ऊपर और इधर के नीचे, और ये डायगोनल क्या कराएंगे? पूरे कमरे के, कमरे को हम बॉडी कह रहे हैं, यहाँ पे कमरे को क्या कह रहे हैं? पूरे कमरे के डायगोनल्स, ठीक। अच्छा, अब जरा इसको देखो, ग्रीन कलर की लाइन में आपको दिखाई दे रहे हैं कॉर्नर, ग्रीन कलर के पॉइंट्स में। यहां पे येलो कलर की लाइन में आपको दिखाई दे रहा है फेस का डायगोनल। अब मैंने सारे फेस डायगोनल नहीं बनाए वरना बहुत हो जाती। अब क्या पिंक कलर की लाइन में आपको दिखाई दे रहे हैं बॉडी के डायगोनल? क्लियर? यहां ये थोड़ा सा बताने की कोशिश की गई है, अगर एक बच्चा यहां बैठा हुआ है तो और 2 दीवारें उसको दिखाई दे रही है, सामने उसके पीछे बैक पे, और उन पॉइंट्स को जोड़ने की कोशिश करे, तो वो इस वाले पॉइंट को जोड़ेगा इससे, इस वाले पॉइंट को जोड़ेगा इससे, इससे सॉरी नीचे वाले से, और इस वाले को जोड़ेगा इससे, और इस वाले को जोड़ेगा इससे, ठीक है। इस वाली फिगर में चारों ही गलत है, ठीक कर लेना खुद बाद में, है। ऊपर से नीचे जाने तो ऊपर से ऊपर बना दिए, अब तो ठीक बनाए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये देखो, ठीक है। 4 बन गए बॉडी डायगोनल, खत्म करे कहानी। अच्छा, अब इसमें देख लो, यहाँ पे कुछ बताने की कोशिश की है कि ये ब्लू कलर की कौन सी साइड्स हैं, रेड कलर की कौन सी साइड्स हैं, ब्लैक आगे और पीछे वाले फेसेस हैं, ठीक है। चलो, अब वो कह रहा है ये जो डायगोनल आपने बनाया, ये डायगोनल है कितना? मान लो इस क्यूब के एक फेस को मैंने लिया। अच्छा, क्यूब के सारे फेस स्क्वायर जैसे होते हैं, क्यूब के सारे फेस स्क्वायर जैसे होते हैं जिसकी साइड इक्वल होती है, तो मैंने उस साइड को नाम दे दिया ए। क्या नाम दे दिया उस साइड को? तो यहाँ एज लेंथ क्या है? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब इस ए एज लेंथ से और इस ए एज लेंथ से और ये √2 है। क्या लगाए? पाइथागोरस। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। देख लो, तो फेस डायगोनल आ गया आपका √2 है, एज लेंथ थी आपकी ए। अच्छा, अब बात कर रहे हैं बॉडी डायगोनल की। अब जरा इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये एक एज है जो आपको कमरे में साइड में एक दीवार दिखाई दे रही है, ये इसका ये कोने का एक एज है, एक है आपके फ्लोर पर डायगोनल, और इन दोनों को जो 90 डिग्री दे रहा है वो है पूरी बॉडी का डायगोनल, पूरी बॉडी का। अच्छा, ये बात समझ में आ रही है? देखो, ये जो बनाया अभी हमने, इस वाले फेस को देख बेटा, जैसे ये दीवार है, इस दीवार का जो एक एज है, ठीक है, मान लो ये सामने एक दीवार है, ये देखो, ये एक दीवार दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, और दीवार को हमने क्या बोला था? फेस। क्या बोला था? एक फेस का तो तू एज ले ले बेटा, एक फेस का क्या ले ले? एज पूरा, और एक नीचे फेस का डायगोनल ले ले, एक फेस का एच और एक जोड़ दूं तो ये जो बनता है ये है बॉडी डायगोनल। क्या है? ये पिंक कलर का बॉडी डायगोनल है। अब ये है ए, ये है √2 ए, तो ये क्या आएगा? √3 ए बॉडी डायगोनल। किससे? पाइथागोरस। ठीक है, ठीक है, आगे चल सकते हैं, चलो। अब बारी आती है क्रिस्टलाइन लैटिस की। किसी लैटिस की या किसी क्रिस्टलाइन लैटिस की शेप में जो सबसे छोटा हिस्सा होता है हमारा, उसे हम कहते हैं यूनिट सेल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यूनिट सेल हमारे पास कई सारे हैं। सबसे पहला है प्रिमिटिव, यानी कि पहला, या सिंपल, दोनों में से कोई भी नाम कह लो, बात एक ही। सिंपल में हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, सारे कॉर्नर्स पे एक एक एटम रख दिया। क्या रख दिया? हुआ क्या भाई, मैंने आपको एक क्यूब दिया और आपको कहा भैया अरेंज करके दो मुझे, कुछ बनाओ इससे। तो आपने कहा कि भैया क्यूब से हम कई सारे अरेंजमेंट बना सकते हैं, या तो हम इसके फेस पर रख दे एक एक एटम,
या हम इसके कॉर्नर्स पे रख दे एक एक एटम, या हम बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे रख दे एक एक एटम। तो हमने देखा अभी हमने कहां पर एटम रखा है, कॉर्नर। कितने कॉर्नर है, 8। तो अगर मैं एटम को पॉइंट कहूं, क्या कहूं एटम को, और एटम के बहुत सारे एटम्स को मैं कहूं एक लाइन, क्या कहूं, तो पॉइंट कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपको, इसके लैटिस में कितने पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, 8। तो यहाँ पे लैटिस पॉइंट कितने हुए, 8। अच्छा 8 तो यहाँ पे लैटिस पॉइंट है। उन 8 लैटिस पॉइंट से, ये जो 8 लैटिस पॉइंट है, ये 8 लैटिस पॉइंट कितना हिस्सा अपने यूनिट सेल के अंदर रखते हैं, पूरा तो नहीं रख रहे, पूरा का पूरा एटम तो अंदर नहीं आ रहा, कितना आ रहा है हम वो पूछते हैं आपसे। तो जरा ध्यान दो, ये हिस्सा कितना है पता नहीं, अगर मैं इस वक्त देखूं 2D में तो ये लगभग 1/4 लगता है। कितना लगता है, अच्छा अब आप क्या करो, एक कमरे को एज्यूम करो, उस कमरे में एक कॉर्नर को देखो, 90 डिग्री बना रहा है ये, है ना। अच्छा अगर मैं ऐसे इसी फ्लोर पे कमरे बनाऊं तो 4 कमरे बनेंगे, कितने कमरे बनेंगे, देखना जरा, क्या ऐसे कमरे बनेंगे, एक तो ये आपका कमरा, एक उससे बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ कमरा, एक इसके साथ में इधर जुड़ा हुआ कमरा, और एक इसके बिल्कुल ऑपोजिट, वर्टिकली अपोजिट कमरा। तो 4 कमरे बनेंगे। 4 कमरे कहां बनेंगे, एक फ्लोर पे, और ये फ्लोर का सबसे ऊपर हमारे इस वाले फ्लोर पे ये ऊपर वाला पॉइंट है। अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे चला जाऊं तो टोटल कमरे कितने हुए, टोटल कमरे कितने हुए, और पॉइंट कितना है, 1। तो एक एटम कितने कमरों से बांटा जा रहा है, अगर एक एटम 8 कमरों से बांटा जा रहा है तो एक कमरे के हिस्से में कितना एटम आ रहा है, 1/1 हो गया काम। तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ये तो 1/8 है, याद भी रहेगा, अगर समझ में नहीं आया तो ज्यादा परेशान मत हो, रट लो 1/8। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए हमारे, 1/8 मल्टीप्लाई में 8, 1/8 मल्टीप्लाई में, समझ में आया, बात क्लियर है, 1/8 मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए, 1। लैटिस पॉइंट कितने यहाँ पे, 8। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखो, BCC, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक। बॉडी सेंट्रल क्यूबिक में 8 कॉर्नर्स हैं, बीच में एक पूरा साबुत एटम है, 8 कॉर्नर्स हैं और बीच में पूरा एक एटम है। पूरे कितने एटम है, अच्छा एक बात बताओ, जो बीच में एटम रखा है वो किसी से बांटा जा रहा है, नहीं। तो जो 8 वाले तो कितनों से बांटे जा रहे थे, 8 से, तो वो तो वही अपनी रेशियो लेके चल रहे, 1/8 मल्टीप्लाई में 8, और बीच वाला जो है पूरा कंप्लीट 1। तो अब टोटल एटम कितने हो गए, कितने हो गए, देखो इस बात को समझो। अब इसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर आता है जरा उस पर ध्यान दो, FCC स्ट्रक्चर क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अच्छा साफ पता चल रहा है, फेस के सेंटर पे एटम आएगा, कहां आएगा, फेस के सेंटर। ये आपको फेस दिखाई दे रहा है, और इसके बिल्कुल सेंटर पे एक एटम है। लिलिमा कितने फेस होते हैं एक डब्बे में, 6। तो 6 तो एटम आएंगे, लेकिन एक फेस या एक दीवार कितने कमरों से बांटी जाती है, 2। इसका मतलब हर दीवार पे या जो एक फेस पे एक एटम आ रहा है वो 2 हाफ में आएगा, एक इस कमरे में आएगा, एक उसमें, तो आधा आएगा। कितना आएगा, एक के पल्ले कितना पड़ेगा, हाफ। तो यहाँ पे लैटिस पॉइंट कितने हैं, 6 तो है फेस और 8 है कॉर्नर, 6 तो है फेस और 8 है कॉर्नर। तो यहाँ पर लैटिस पॉइंट है 14। लैटिस पॉइंट कितने हैं, 14। 6 है फेस और 8 है कॉर्नर। अच्छा नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ये कॉर्नर के लिए और ये फेस के लिए, कोई दिक्कत नहीं। हाफ से क्यों, अभी बताया तो, एक जो फेस होता है वो 2 कमरों से बांटी जाती है, जो एक फेस होता है वो 2 कमरों से बांटी जाती है। एंड सेंटर्ड क्यूबिक, ECC, एंड सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अंदर टोटल लैटिस पॉइंट कितने हैं, कॉर्नर तो 8 है, कॉर्नर कितने हैं 8, और सारे फेस नहीं भरे मैंने, सिर्फ 2 फेस भरे। कितने फेस भरे, 2 ऑपोजिट फेस, जो आपका मन, या तो ये दोनों या ये दोनों या ऊपर नीचे वाले, ठीक है। याद क्या रखना है, जिस एटम के साथ, जिसको मैंने फेस पे रखा उसके साथ के चारों एटम खाली पड़े, चारों जगह देख ले।
अगर मैंने ये कवर किया तो इसके साइड में ना यहाँ कोई है, ना पीछे कोई है, ना यहाँ कोई है, ना आगे कोई है, चारों के चारों खाली पड़े, चारों। बात ठीक है गलत है? बात समझ में आई? अच्छा, ईसीसी में लैटिस पॉइंट कितने हैं? लैटिस पॉइंट है 8+2 और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1/8 मल्टीप्लाई में 8 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई में 2। ये है फेस और कॉर्नर। बात ठीक है? 1 + 1 2। ठीक है, बात समझ में आई? अभी मैंने सिर्फ आपको एटम बताए, अभी ये तो नहीं बताया मैंने कि कितनों से फिजिकली टच कर रहा है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। क्या? अभी सबकी बात करेंगे। अब जरा हम इसको एनसीईआरटी में देखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ा सा इसको अलग तरीके से दिखाता है 3D शेप में। देखो, देखना बेटा, यही स्ट्रक्चर हमने बनाने की कोशिश की थी, ये बिल्कुल सही है, प्रिसाइज शेप है। आपको ब्लू कलर का जो एक एटम बीच में रखा है वो कितने कमरों से या कितने यूनिट सेल से बांटता हुआ दिखाई दे रहा है? एक पीछे है, एक आगे है, एक इधर पीछे, एक इधर आगे, 4 तो ऊपर ही हो गए, 4 नीचे, तो 8 से बांट रहा है। तो ये फिगर समझ में आई? अब ये देखो, ये है आपका सिंपल क्यूबिक, ये भी है आपका सिंपल क्यूबिक है। अब ये पूरे पूरे एटम दिखाई दे रहे हैं। अब पूरे पूरे एटम को मैं स्लाइस करके अगर एक क्यूब बनाऊं तो ऐसा लग रहा है कि देखना, इस क्यूब के इस टुकड़े को देखना, लग रहा है एक 8वां हिस्सा। ठीक है, अब आप कहोगे कहां देखा है? कभी ऐसे गए हो, जैसे अपन जाते हैं, कहाँ होता है ये, ढाबे वाबे पे, तो वो देते हैं सैलेड देते हैं, उसके साथ ना नींबू काट काट के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। वही करना है आपको घर जाके। तो घर जाके आपको वही करना है, नींबू को ना 8 टुकड़ों में काट और उनके जो टुकड़े है ना, उन टुकड़ों को उल्टा करके जोड़ना। क्या क्यूब बनता है? अगर क्यूब बन रहा है तो क्या बीच में गैप बचता है? इसका मतलब ये कभी भी बिल्कुल सही क्यूब नहीं बना सकते। एक गोल चीज पूरे क्यूब में फिट नहीं हो सकती, मतलब यहाँ पे गैप है, गैप को आगे जाके हम वॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे? वो तो अभी भी, हाँ, वो हमेशा रहेगा। ठीक है, अब जरा इसको देखना बेटा, अगर कोई यूं कहे कि भैया वो जो 8 एटम थे ना, वो जो एक नींबू के हमने 8 टुकड़े करे थे, उन 8 टुकड़ों को के बीच में हमने पूरा साबुत नींबू रख दिया, तो क्या वो टुकड़े जुड़ पाएंगे? इमेजिन करो, के बीच में डिस्टेंस रह जाएगा। इसका मतलब अब ये एटम आपस में नहीं जुड़ेंगे। कौन से? जो कॉर्नर पे है। लेकिन ये सारे के सारे एटम बीच वाले एटम से तो जुड़े हुए हैं, उल्टा सेंटर वाले को रोक ही किसने रखा है? इन्होंने, कॉर्नर वालों ने। तो अब कोई आपसे पूछे कि यहाँ पर सेंटर वाला कितनों से जुड़ा है, तो 8 से जुड़ा है। सेंटर वाला कितना जुड़ा है? 8 से। कितना जुड़ा है? 8। अच्छा, तो ये जो जुड़ने वाली बात है ना, इसी को हम एक टर्म दे देते हैं, उसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। कोई आपसे पूछे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बीसीसी का, तो आप कहोगे 8। कितना है? 8। ये जो बीच में एटम है वो 8 से जुड़ा हुआ है। कितना जुड़ा हुआ है? 8 से। ठीक, पीछे आना जरा। यहां जो आपको 8 एटम लगे दिखाई दे रहे हैं, है ना, यहां पर हर एटम कितनों से जुड़ा है? देखते हैं। 3 से। 3 से, बिल्कुल सही। ये कह रहा है कि भैया ये जो एक एटम है ना, ये 3 से जुड़ा है। इस क्यूब में तो 3 से जुड़ा है, लेकिन ये अगले क्यूब में भी किसी एक से जुड़ा होगा यहां पर। तो इन 3 से और 3 बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे? 6। कैसे? देखते हैं। मतलब इस वाले फेस पे भी एक और क्यूब है, इस फेस पे, हाँ, हर फेस पे एक क्यूब है। अब पहले ना आप एक क्यूब बनाओ, जरा ध्यान दो। अगर मैं यहां पे एक क्यूब बनाता हूं और उस पे एक एटम रखता हूं, ये, तो क्या ये एटम, ये जो कोने पे आपको इस वक्त एटम दिखाई दे रहा है, ये इससे जुड़ा हुआ है? इस पॉइंट से क्या इससे जुड़ा हुआ है? क्या नीचे वाले से जुड़ा हुआ है? अगर मैं इसको कहता हूं x, इसको y, इसको z, तो इनके 3 और होंगे। क्या? माइनस x, माइनस z, माइनस y। तो ये बनेंगे आपके -x, -y, -z बनेंगे। तो यहां पर ये एटम कितनों से जुड़ा हुआ है? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए इसका? 6। क्या होना चाहिए? 6। यार, सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। अब एफसीसी की बात करेंगे।
फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक दिखाई दे रहा है आपको? बोलो जरा, मुझे ये बताना, ये जो बीच में एटम बैठा हुआ है, क्या ये इन चारों से जुड़ा हुआ है? बोलो, चार से जुड़ा हुआ है? अब मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या ये 3 से भी तो जुड़ा हुआ है? क्या ये पीछे वाले से जुड़ा है, जो पीछे वहां पर है? जो पीछे इनडायरेक्ट करना, डायरेक्ट डायरेक्ट कुछ नहीं। क्या ये इससे जुड़ा हुआ है? इससे, ये इससे? हाँ दिख रहा है जुड़ा हुआ। क्या ये इससे जुड़ा हुआ है? हाँ जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ? बोलो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक एटम कितनों से जुड़ा है, तो इसको थोड़ा समझने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, 9 से। देखते हैं, थोड़ा सा अलग फिगर है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जरा ध्यान देना। ये एक फेस है, ये रेड कलर का एक फेस दिखाई दे रहा है आपको? इस फेस के बीच में एक एटम है जो आधा उधर और आधा इधर आता है, ठीक है? फेस के आधा बाहर और आधा अंदर, और यहां पर 4 कॉर्नर पे हैं। कितने हैं? चारों कॉर्नर इससे टच कर रहे हैं। मैं भी टच नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर हम फिगर उस तरीके से दिखा नहीं पाते 3D वाली, ठीक है? मैंने आपसे पूछा यहाँ पे कितने कॉर्नर हैं, तो आपने कहा भैया 4। 4 क्या है? 4 कॉर्नर है। अब मेरी बात सुनना, इसके ऊपर एक फेस है, इसके पीछे एक फेस है, इसके नीचे एक फेस है, और इसके साइड में भी एक फेस है। तो इस दीवार के 4 फेस यहाँ पे नहीं है, एक पीछे, नीचे और इधर। तो यहाँ कितने फेस वाले हैं, जिन फेसों पर एक एक एटम रखा है? कितने हैं? 4 फेस हैं, और 4 ही फेस आ गए हैं। तो टोटल कितने हुए? 4 फेस, 4 कॉर्नर, 4 फेस, टोटल कितने हुए? 12। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? कितना हुआ? 12। याद रहेगा? देखो, मान लो, अब ये समझाने के लिए तो फिगर बतानी पड़ेगी। देखता हूं मैं कहीं, मगर मैंने पहले बनाई होगी। ये देखो, अब देखो, अब यहाँ पे सिंपल क्यूबिक के कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी के, एफसीसी के हम देख रहे थे, तो हमने यहाँ पर इसको देखा था। एफसीसी को देखो बेटा, देखना बेटा, आपको ये एक फेस दिखाई दे रहा है, इस फेस के बिल्कुल बीच में एटम दिखाई दे रहा है। ये अपने चारों कॉर्नर से तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? अपने जो 4 कॉर्नर है, ठीक, इन कॉर्नर से नहीं जुड़ेगा, इन कॉर्नर से और किसी कॉर्नर से नहीं जुड़ेगा, ठीक है? लेकिन इसके साइड में जो यहाँ पर फेस है ना, इससे जुड़ेगा। यहाँ पे जो फेस है उससे जुड़ेगा, पीछे जो फेस है उससे जुड़ेगा, और जो आगे फेस है उससे जुड़ेगा। 4 फेसिस से यहाँ पर भी जुड़ेगा, और 4 फेस से यहाँ पर भी जुड़ेगा। बोलो जुड़ेगा? तो 4 फेस यहाँ लग गए, 4 फेस यहाँ लग गए, 4 कॉर्नर यहाँ लग गए, तो टोटल कितने हुए? 12। देखो, ये चीज समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो रट लो। जैसे मतलब इस वाले वॉल के आधे में एटम है, तो 1 2 3 और 4, हाँ। इन चारों के बीच में सामने वाले के कांटेक्ट में क्यों नहीं आ पाया? अब ये कह रहा है कि भैया ये वाला ना मैं इससे भी जोड़ना चाहता हूँ, ये क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस पता है कितना है? 2√2। 2r नहीं है, 2r होता तो चिपक जाते, एक r इसका तो चिपक जाते ना, लेकिन वो √2 का गैप भी है। उसकी अभी हम बात करेंगे धीरे धीरे, एफिशिएंसी पे आ जाए तब उसकी बात करेंगे। बात समझ आई? देखते हैं अभी देखते हैं, पहले यहां तक बात समझ में आ गई? शेप कर लिया हमने, स्ट्रक्चर कर लिया, ठीक है। एफिशिएंसी की बात से पहले एक बार एक क्वेश्चन सुन लो। आप जरा ध्यान देंगे, एफिशिएंसी का मतलब क्या है यहाँ पर? आउटपुट अपॉन इनपुट। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? एफिशिएंसी का मतलब क्या है? अब आउटपुट क्या है आपका? मान लो आउटपुट किसी का 2 है और इनपुट 10 है, तो एफिशिएंसी पता चल गई, है ना? अब आपने कहा कि भैया एफिशिएंसी एटम की क्या होती है? कितने एटम मैं इसके अंदर भर रहा हूं? किसके अंदर? किसी क्यूब के अंदर, किसी सेल के अंदर मैं कितने एटम फिट कर सकता हूं, उसको हम कहते हैं उसकी एफिशिएंसी। ये कहते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ एटम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सिंपल क्यूब में अगर मैं बात करूं तो सिंपल क्यूब का Z मैंने आपको बता दिया 1 होता है, बीसीसी का Z 2 होता है, एफसीसी का Z 4 होता है, और तीसरा कौन? एंड सेंटर्ड क्यूबिक का
2 होता है, ठीक है। जब हमने बातें करी आपसे तो आपने कहा कि ठीक है भैया हमें Z तो सबके पता चल गए, एफिशिएंसी क्या होगी सबकी, एफिशिएंसी होगी Z मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ एटम, क्योंकि ऊपर मेरे को क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स। अब वो एटम्स में कितने एटम है कौन बताएगा, Z कौन बताएगा। बात ठीक है गलत है, तो आपने कहा ठीक है भैया Z मिल गया हमारे को 1 मल्टीप्लाई में एक एटम का वॉल्यूम कितना लेंगे हम 4/3 पाई आर क्यूब, और डिवाइड किससे करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब से, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है आपका, A का क्यूब। बात ठीक है या गलत है। लेकिन क्या मेरे पास A और R का रिलेशन है, A और R का रिलेशन हो तो एफिशिएंसी मिल जाएगी, और वही मैं बता रहा था आपको A और R का रिलेशन, ठीक है। अब जरा आप यहां पे देखो, यहां पर एक सिंपल क्यूबिक में 2 एटम एक दूसरे से चिपके हुए हैं, 2 एटम का रेडियस देखना बेटा R और R, और वो किसके इक्वल है, एज लेंथ, किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, तो आप ये कह सकते हो कि भैया एज लेंथ ना 2R के बराबर है कि नहीं है, एज लेंथ किसके बराबर है, 2R के बराबर है कि नहीं है, खत्म कहानी। तो आपने कहा ठीक है भैया एज लेंथ 2R के बराबर है, वहां पे पुट कर दो, उसके बाद क्या करनी है, काटा पीटी करो, जो मिल जाए ठीक है। अब बीसीसीआई में Z कितना है 2, और बीसीसी में सॉरी, और यहां पर जो A है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब मुझे किससे जोड़ना होगा, 2 कॉर्नर्स को बीच में लगे बड़े एटम से जोड़ना होगा। इस बात को समझो, आपको दिखाई दे रहे हैं 3 एटम रखे हुए, 2 एटम रखे कॉर्नर में और एक रखा बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो यहाँ पे आपको कितने एटम दिख रहे हैं, 1 2 3 4, कितने आर दिखाई दे रहे हैं, एक आर इसका, एक आर इसका, और 2 इसके आर, क्योंकि ये पूरा का पूरा डायगोनल ही काउंट हो रहा है। क्या हो रहा है काउंट। अब ये 4 आर हैं, ये 4 आर हैं, और ये 4 आर किसके बराबर है, पूरे बॉडी डायगोनल के, यानी कि √3 के, किसके बराबर है, 4R इज इक्वल्स टू √3। गलत बात है क्या, ये हमने निकाला क्यों है, ये हमने निकाला इसलिए जिससे मैं A और R का रिलेशन लूंगा तभी तो मैं एफिशिएंसी में A और R को काटूंगा। अब देखो फिर से आ गया रिलेशन, एफिशिएंसी क्या है आपका, Z मल्टीप्लाई में वॉल्यूम एक एटम का, क्योंकि होता है ये 4/3 पाई आर क्यूब एक स्फीयर का, और नीचे क्या है आपका, ये वैल्यू किसकी है, A की, किसकी वैल्यू है, A की वैल्यू रखी 4/√3R। अब आपने कहा R के क्यूब को तो R के क्यूब से उड़ा दो, जो बचा कुछ है उसको सॉल्व कर लो। तो मैं R और A का रिलेशन इसलिए निकाल रहा हूँ जिससे एफिशिएंसी को वैल्यू में निकाल सकूं, 68% आई। बात समझ में आई, पीछे भी तो निकाली थी वैल्यू, पीछे एफिशिएंसी जो निकाली थी हमने वो निकाली थी सिंपल क्यूबिक की, अब जो एफिशिएंसी निकाली वो निकाली बीसीसी की, और अब जो निकालेंगे वो निकालेंगे एफसीसी की। एफसीसी में 3 एटम है हमारे पास, कितने एटम है, 3 एटम में एक एटम तो बिल्कुल बीच में है, एक इधर है और एक इधर है। इन तीनों एटम में कितने आर है, 1R 2R 3R 4R, चारों आर किसके बराबर है, √2A के, किसके बराबर है, किसके बराबर है। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूं तो A का रिलेशन आ जाता है 4/√2R, फिर एफिशिएंसी में रख सकता हूं, बोलो तो परसेंटेज आ जाएगी एफिशिएंसी की। सही है या गलत है, बात समझ में आई। आज मैं सिर्फ आपको एफिशिएंसी तक ही करा रहा हूं।